नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान में जो 22 भाग है उसमें से आज खासकर भाग 5 के ऊपर चर्चा करेंगे। और भाग 5 में जैसा कि आप लोग को मालूम है, भाग 5 का जो विषय है वो है संघ। भाग 5 का विषय क्या है? संघ है। और इसमें अनुच्छेद जो है 52 से लगाकर 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक जो है भाग 5 में दे रखा है। विषय क्या है? संघ। और इस संघ के अंतर्गत जो है एक अध्याय है न्यायपालिका का। क्या है? न्यायपालिका। तो आज देखिए हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर। न्यायपालिका, देखिए ये न्यायपालिका जो है इसमें 2 पार्ट है। न्यायपालिका में 2 पार्ट है। एक है महान्यायवादी। एक क्या है? महान्यायवादी। और एक है सुप्रीम कोर्ट। एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या है? महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये महान्यायवादी जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में है। कितना है? अनुच्छेद 76 में चर्चा किया गया है महान्यायवादी के ऊपर। और फिर सुप्रीम कोर्ट का चर्चा जो है, सुप्रीम कोर्ट का चर्चा अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक है। ठीक है। तो आज इसमें हम चर्चा करेंगे महान्यायवादी के ऊपर। क्या देखेंगे? महान्यायवादी को आज देखेंगे। क्या है महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी को। महान्यायवादी, जैसा कि हम बात किए कि महान्यायवादी कहां है? भाग 5 में से भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5 जिसमें संघ दिया गया है और उसमें अनुच्छेद जो है 52 से लगाकर 151 तक चर्चा किया है। और उस अनुच्छेद में एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका का 2 पार्ट है। एक है महान्यायवादी और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे महान्यायवादी के ऊपर। क्या है? महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट। भाग 5 में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में 2 पार्ट है। एक महान्यायवादी और एक है सुप्रीम कोर्ट। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है और जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक दिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। महान्यायवादी, देखिए ये जो महान्यायवादी जो है वो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 76 उसमें दिया गया है। और महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 का जो है 4 पार्ट है। पहले ध्यान दीजिए 76 का 1 क्या कहता है? 76 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 76 का 1 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता रखने वाले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। यानी यहां पर बात करता है कि राष्ट्रपति नियुक्त किसको करता है? महान्यायवादी को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति? महान्यायवादी को। लेकिन उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वैसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 76 का 1। उसके बाद अनुच्छेद 76 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 76 का 2 क्या कहता है? देखिए 2 कहता है कि महान्यायवादी का कर्तव्य है
महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को कानून के संबंधित जानकारी दे, भारत सरकार को कानून के संबंधित जानकारी दे और कानून से संबंधित विषयों को पर सलाह दे, भारत सरकार को सलाह दे। कौन? महान्यायवादी। और वैसा सलाह दे जिसे राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को अवगत कराए हो। यानी कि यहां पर जो है 76 का 2 में महान्यायवादी का कर्तव्य के बारे में बता रहा है कि उसका कर्तव्य है कि भारत सरकार को कानून से संबंधित सलाह दे। ठीक है। उसके बाद 76 का 3 क्या कहता है? 76 का 3 कहता है, देखिएगा, कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकेगा। यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी न्यायालय है उस न्यायालय में वह जो है सुनवाई कर सकता है। यानी कि किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल 76 का 3 कि महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वह जो है कानूनी सुनवाई कर सकता है। उसके बाद 76 का 4 क्या कहता है? 76 का 4 कहता है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वह व्यक्ति जो है महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह व्यक्ति जो है महान्यायवादी के पद पर रह सकता है, परंतु यह महान्यायवादी का जो पद है और राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करेंगे। यानी कि यहां पर जो प्रसाद पर्यंत बताए अनुच्छेद 76 का 4 में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह जो महान्यायवादी है अपने पद पर बना रहता है। यहां पर राष्ट्रपति का स्वविवेकीय पावर नहीं है। यहां पर राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद और संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करेंगे। तो यहां पर देखिए कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित यहां पे 4 अनुच्छेद का चर्चा किए और खास करके महान्यायवादी है कहां? 76 में। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए कि महान्यायवादी के पद के बारे में कहा गया है? 76 में कहा गया है। यहां पर साफ कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा और महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार के सबसे सर्वोच्च जो है कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और यह भारत सरकार को कानून के मामले पर सलाह देता है। देखिए, अगर बात करें यहीं पर तो महान्यायवादी की बात करें, अभी महान्यायवादी आपके हैं के वेणुगोपालन। कौन है? के वेणुगोपालन। और हाल ही में देखिएगा जब किसान बिल आया था तो सरकार के पक्ष से बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गए थे? के वेणुगोपालन। यानी कि सरकार पर जब भी कोई कंप्लेन आती है सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन आता है? सरकार का पक्ष रखने के लिए आता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है वह सरकार को क्या करता है? कानूनी मामलों पर सलाह देता है। यानी कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति की बात जहां तक करते हैं तो 76 के 1 के तहत बात किए कि यह नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति जो है राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद
संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें योग्यता का, महान्यायवादी का योग्यता क्या है, महान्यायवादी का योग्यता क्या है, योग्यता की अगर बात करें तो महान्यायवादी का योग्यता वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होता है। क्योंकि यहां पर कहते ना 76 के 1 में, 76 के 1 में कहे थे कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा उसे राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अगर बात करें तो उसका योग्यता दिया है 124 के 3 में, अनुच्छेद 124 के 3 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता का बात कहा है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता जो है उसमें 2 योग्यता दिया हुआ है। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा योग्यता है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, 5 साल तक क्या है, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का कार्य किया हो, या राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता 2 ही है। दूसरा योग्यता में या करके 3 दिया है। पहला है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश का काम किया हो, या अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक न्यायाधीश का काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कम से कम वह 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया हो, वकालत किया हो। अगर वह भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता। और इसी योग्यता के आधार पर जो है अनुच्छेद 76 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो यहां पर योग्यता देखें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता कहां दिया गया, अनुच्छेद 124 के 3 में, और महान्यायवादी के लिए कहां कहा है, 76 के 1 में। अब देखिए योग्यता के बाद बात करें शपथ का। शपथ किस बात की शपथ लेता है, महान्यायवादी किस बात का शपथ लेता है, और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शपथ से संबंधित है। तो महान्यायवादी का शपथ जो है इसके ऊपर संविधान मौन है, संविधान जो है इसके ऊपर मौन है। शपथ के ऊपर, महान्यायवादी के शपथ के ऊपर संविधान मौन है। हालांकि महान्यायवादी जो है वो संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है, संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी के शपथ से संबंधित है, अनुच्छेद 76 का 1, अनुच्छेद 76 का 2, 76 का 3, 76 का 4, तो आंसर नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शपथ के बारे में संविधान क्या है, मौन है। महान्यायवादी के शपथ के ऊपर संविधान क्या है, मौन है। हालांकि महान्यायवादी संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। उसके बाद बात करेंगे कार्यकाल। इसका कार्यकाल क्या होता है, किसका कार्यकाल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल क्या होता है। महान्यायवादी के कार्यकाल के प्रति भी संविधान क्या है, मौन है। न शपथ के बारे में कुछ कहा है और न ही कार्यकाल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी के शपथ और कार्यकाल ये दोनों के ऊपर संविधान क्या है, मौन है। लेकिन महान्यायवादी अगर कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में भी संविधान मौन है।
कार्यकाल तो मौन ही है, और महान्यायवादी किस प्रकार से हटेगा? क्या महान्यायवादी पर महाभियोग लग सकता है या नहीं? तो महान्यायवादी पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा, महान्यायवादी पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। और महान्यायवादी किस प्रकार हटेगा इसका चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि इसके ऊपर संविधान मौन है। हालांकि अगर महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देना चाहे, अगर महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। हालांकि अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर 76 के 4 में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि यह राष्ट्रपति का स्वविवेकीय पावर नहीं है, यह संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर ही कार्य करता है, और उसके दौरान यह महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। और राष्ट्रपति जो है उसके कार्यकाल के दौरान, महान्यायवादी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है उसके लिए जो पारिश्रमिक है, उसके लिए जो भी पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति ही तय करते हैं। यानी कि अगर वेतन की बात करें, वेतन कि महान्यायवादी का वेतन कितना मिलता है, तो महान्यायवादी का वेतन मिलता है केंद्रीय संचित निधि से। कहां से मिलता है? केंद्रीय संचित निधि से। राष्ट्रपति को वेतन मिलता है केंद्रीय संचित निधि से, केंद्रीय संचित निधि से मिलता है वेतन। ध्यान देना है यहां पर एक बात कि महान्यायवादी को वेतन कहां से मिलता है? केंद्रीय संचित निधि से मिलता है, लेकिन फिर भी महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है। क्या नहीं है? लोक सेवक नहीं है। ध्यान देना है कि महान्यायवादी को केंद्रीय संचित निधि से वेतन मिलने के बावजूद वह जो है लोक सेवक नहीं होता है, महान्यायवादी लोक सेवक नहीं होता है। जबकि महान्यायवादी को वेतन जो मिलता है वो मिलता है केंद्रीय संचित निधि से मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा महान्यायवादी की शक्तियों पर चर्चा करते हैं। महान्यायवादी के शक्तियों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ क्या क्या है महान्यायवादी की शक्तियां, देखिएगा शक्तियां क्या है महान्यायवादी का। तो महान्यायवादी की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 76 का 3 कहा था ना आपसे, अनुच्छेद 76 का 3 कहा था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारतीय राज्य के अंतर्गत स्थित किसी भी न्यायालय में कानूनी सुनवाई कर सकता है। शक्ति है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वह सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में वह सुनवाई कर सकता है। पहला शक्ति महान्यायवादी का पहला शक्ति है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी भी न्यायालय में वह जो है सुनवाई कर सकता है। उसका देखिएगा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88 क्या कहता है, अनुच्छेद 88 क्या कहता है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बैठक को संबोधित करने का अधिकार है, और साथ ही साथ संसद के किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, संसद के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो 88 क्या कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, उस बैठक को संबोधित कर सकता है, और संसद का अगर कुछ समिति बनता है
तो उस संसद की समिति का सदस्य भी हो सकता है, परंतु वह किसी भी संसद के किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता है, यानी कि उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 88 बोलता है ऐसा बात। उसका फिर देखिएगा एक और इससे संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 105 का 4। क्या है? 105 का 4। अनुच्छेद 105 का 4 क्या कहता है? देखिएगा, अनुच्छेद 105 का 4 कहता है कि महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान, महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली भत्ता एवं विशेषाधिकार जो है प्राप्त होता है। अनुच्छेद 105 के 4 के तहत महान्यायवादी को संसद सदस्यों के समान ही उसे भत्ता प्राप्त होगा, और जो विशेष अधिकार मिलता है संसद के सदस्यों को, जो भत्ता मिलता है और जो विशेष अधिकार मिलता है, वह अधिकार महान्यायवादी को भी मिलेगा। तो यहां पर जोड़ दीजिएगा, एक 88 भी है और 105 का 4 भी है। 88 में क्या कहा था? अनुच्छेद 88 में कहा था कि जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी बैठक के, सदन के किसी भी बैठक में जो है भाग ले सकता है, और किसी भी सदन के बैठक को संबोधित कर सकता है, परंतु वह मत नहीं दे सकता है। और 105 में कहा है कि महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान ही भत्ता और विशेष अधिकार जो है प्राप्त होगा। तो यहां पर 88 और 105 का 4 भी जोड़ना है। उसके बाद देखिए, ध्यान देना है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को कौन कौन सा कार्य सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कार्य, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को कौन कौन सा कार्य जो है सौंपते हैं। तो देखिएगा, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना, एक काम कौन सकते हैं? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के पक्ष को रखना है, ये राष्ट्रपति ही उसको निर्देश देते हैं, किसको? महान्यायवादी को। और देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद है 143। संविधान का अनुच्छेद है 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। आप ध्यान दीजिएगा कि 143 में कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेते हैं, तो यहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? महान्यायवादी ही करेगा। कौन करेगा? महान्यायवादी। फिर है कि सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई करना, सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में जो है सुनवाई करना, यानी कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट में भी आया है, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, अगर वो मामला भारत सरकार के विरुद्ध है, तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? हाई कोर्ट में आकर महान्यायवादी। भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? महान्यायवादी रखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जाते हैं। तो भारत का सबसे पहला महान्यायवादी, भारत का प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी, भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? एमसी सीतलवाड़। 1950 से लेकर 1963 तक, 1950 से लेकर 1963 तक महान्यायवादी के पद पर रहे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। बोलिएगा साथ में, भारत के पहला महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़।
कब से कब तक? 1950 से लेकर 1963 तक जो है ये महान्यायवादी के पद पर रहते हैं। और ये सबसे अधिक समय तक लगभग 13 वर्ष, सबसे अधिक समय तक लगभग 13 वर्ष तक जो है ये महान्यायवादी के पद पर रहे। कौन? MC शीतल बाड़। फिर ध्यान दीजिएगा कि महान्यायवादी के पद पर 2 बार रहने वाला व्यक्ति, 2 बार महान्यायवादी बनने वाले व्यक्ति, एक है सोली सोराबजी, एक है सोली सोराबजी, सोली सोराबजी, और एक है मिलन कुमार बनर्जी। ये कौन है? मिलन कुमार बनर्जी, मिलन कुमार बनर्जी, सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी, सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार महान्यायवादी के पद पर रहे हैं। कौन कौन? सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी, सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी 2 बार महान्यायवादी के पद पर रहे हैं। देखिए यहां पर जो सोली सोराबजी हैं उनको हम लाल से घेर रहे हैं। ये सोली सोराबजी हाल ही में, सोली सोराबजी हाल ही में दीपक मिश्रा कांड में भारत सरकार को सुझाव दिए थे। हाल ही में दीपक मिश्रा कांड में सोली सोराबजी जो है भारत सरकार को सुझाव दिए थे। इनके बारे में चर्चा फिर बाद में करेंगे, सोली सोराबजी के बारे में। फिर यहां पर देखिए मिलन कुमार बनर्जी, ये भी 2 बार जो है, ये भी 2 बार महान्यायवादी के पद पर रहे हैं। उसका देखिएगा नीरन डे, नीरन डे दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाला महान्यायवादी है। कौन? नीरन डे, नीरन डे दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाला महान्यायवादी कौन है? नीरन डे। दूसरा सबसे अधिक समय तक रहने वाला अगर महान्यायवादी है तो है नीरन डे। ये लगभग 11 वर्ष तक रहा था। कौन? नीरन डे, लगभग 11 वर्ष तक। कौन? नीरन डे। तो पहला महान्यायवादी MC शीतलवाड़ 13 वर्ष तक, सबसे अधिक समय तक 1950 से लेकर 1963 तक 2 बार रहने वाले सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी। और दूसरा सबसे अधिक कार्यकाल तक रहने वाले नीरन डे। उसके बाद बात करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है तो है KK वेणुगोपालन। क्या नाम उनका है? KK वेणुगोपालन, KK वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। वर्तमान में जो महान्यायवादी के पद पर हैं वो है KK वेणुगोपाल। कैसे है? कोटयान, कैसे? कोटयान, कैसे? कोटयान, कैसे? कोटयान और कटनोत, कोटयान कंटनोत, कंटनोत वेणुगोपाल, कोटयान कंटनोत, कोटयान कंटनोत वेणुगोपाल, कोटयान कंटनोत वेणुगोपाल। ये जो है वर्तमान में महान्यायवादी है और ये 15वें है, 15वें न्यायवादी, महान्यायवादी है। KK वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी हैं। और इनसे पहले जो महान्यायवादी थे उनका नाम था मुकुल रोहतगी। क्या नाम था? मुकुल रोहतगी। KK वेणुगोपाल से पहले कौन थे? KK वेणुगोपाल से पहले थे मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी, रोहतगी कौन थे? मुकुल रोहतगी KK वेणुगोपाल से महान्यायवादी के पद पे थे। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? KK वेणुगोपाल। एक KK वेणुगोपाल 2017 से महान्यायवादी के पद पे हैं और ये 30 जून को शपथ लिए थे, 30 जून को शपथ लिए थे। और इनको नियुक्ति जो किए थे वो राष्ट्रपति जो इनके पहले थे रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद से पहले थे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब दा ही इनको जो है नियुक्त किए थे, प्रणब मुखर्जी ही नियुक्त किए थे किनको? KK वेणुगोपाल को। एक बात ध्यान देना है कि क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है परंतु भारत सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता है। किसी खास व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है, लेकिन वह व्यक्ति अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई कंप्लेंट दायर किया है
तो उसमें वह काम जो है नहीं करेगा, उस केस को महान्यायवादी नहीं लड़ेगा। लेकिन महान्यायवादी प्राइवेट केस लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे भारत सरकार से अनुमति लेना होगा। ध्यान देना है एक बात को कि बीपीएससी में और छत्तीसगढ़ में पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या महान्यायवादी जो है अपने रिटायरमेंट के बाद क्या वह किसी उच्च न्यायालय में वकील का काम कर सकता है, वकालत कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। महान्यायवादी अगर रिटायर हो जाता है, अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाता है, तो वह किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत का काम वो नहीं कर सकता है। देखिए यहां पर बोले थे कि सोली सोराबजी के बारे में चर्चा फिर करेंगे। तो वही सोली सोराबजी हैं जो 2 बार बने हैं। क्या सोली सोराबजी 2 बार बने हैं महान्यायवादी? एक बार बने थे 1989 से 90 तक के लिए, एक बार 1989 से 90 के लिए बने थे, और दूसरी बार बने 1998 से 2004 के लिए। 1998 से 2004 के लिए ये 2 बार बने हैं सोली सोराबजी। सोली सोराबजी हाल ही में दीपक मिश्रा कांड में भारत सरकार को जो है सुझाव दिए थे, लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में 2 दिन पहले ही जो है 91 वर्ष की उम्र में इनको जो है कोरोना के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। किनका? सोली सोराबजी का हाल ही में कोरोना के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई 91 वर्ष के उम्र में। ये सोली सोराबजी थे। तो इस प्रकार आप देख रहे थे महान्यायवादी के बारे में। तो आज हम लोग समझे हैं महान्यायवादी, और कल चर्चा करेंगे हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिससे कि हम बात किए कि न्यायपालिका का 2 भाग था, एक सुप्रीम कोर्ट एक महान्यायवादी 76 में था, और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जबकि महान्यायवादी था 76 में, और महान्यायवादी से संबंधित 4 अनुच्छेद यहां पर है, फिर एक 88 है, फिर 105 का 4 है, और 143 का भी संबंध आया था हल्का सा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, और इसे जो है ढंग से मेंटेन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन जो है हम फिर टेस्ट के रूप में लेंगे आप लोग से। तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।